हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। इस चैप्टर 4 का नाम है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। जैसा कि हेडिंग में है, इसके दो पार्ट है। हाफ पार्ट में अपन को इम्यूनिटी की स्टडी करनी है और रिमेनिंग हाफ पार्ट में अपन को ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कुछ टॉपिक देखते हैं। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, उससे पहले अपन इसकी नीड समझते हैं कि इम्यूनिटी क्यों जरूरी है। तो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जो उसकी बॉडी के अंदर एंटर करना चाहते हैं। एक बार जब उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे तो वो उसे डिजीज दे सकते हैं या डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। उससे बचने के लिए बॉडी के पास एक नेचुरल मैकेनिज्म होती है जिससे अपन डिजीज से बचे रह सकते हैं। उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या होती है, द बॉडी हैज नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म दैट स्टॉप द एंट्री ऑफ पैथोजन। दिस डिफेंस इज इम्यूनिटी। पैथोजन का मतलब क्या होता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट को क्या कहते हैं, पैथोजन। हालांकि अपन डेफिनेशन में ये नोट करेंगे, ना कि ये यहां से स्टार्ट करेंगे कि इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनस वर्ड से मिलकर बनी है। किससे बनी है, इम्यूनस। और इम्यूनस का मतलब होता है फ्रीडम। और फ्रीडम मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज से अपन को कोई बर्डन नहीं है, उससे हमेशा फ्री रहेंगे। तो यहाँ किससे फ्रीडम है, अपन को डिजीज कॉजिंग एजेंट से फ्रीडम है। हमें कभी भी कोई डिजीज नहीं होगी, इसीलिए इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनस वर्ड यूज किया गया इम्यूनिटी के नाम के लिए। Immunity is the capacity of the body to defend against the disease. It includes all the mechanism used by the body for protection from the agent that are foreign to the body. इस लाइन का मतलब समझते हैं। देखो, इम्यून सिस्टम के पास एक मैकेनिज्म होती है जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि कौन सी चीज बॉडी की खुद की है और कौन सी चीज बाहर से आई है, मतलब फॉरेन है। जो चीज को वो आइडेंटिफाई करती है कि ये फॉरेन थिंग है, चाहे वो हार्मफुल हो या ना हो, बॉडी उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। अगर डिस्ट्रॉय कर देती है तो अपन डिजीज से फ्री रहते हैं, और नहीं कर देती तो फिर हम बीमार भी हो सकते हैं। लेकिन बॉडी के इम्यूनिटी का यही क्राइटेरिया रहता है कि हर वो चीज जो उसको फॉरेन लगे वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। तो इम्यूनिटी क्या है, बॉडी की ऐसी मैकेनिज्म जो बाहर से जो भी चीज आती है उसको आइडेंटिफाई करती है और उससे अपन को बचा के रखती है। ऐसी मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। नेक्स्ट अपने है कि इम्यूनिटी कितने तरह की होती है। तो इम्यूनिटी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक जो अपन में बाई बर्थ आती है, मतलब बर्थ होने के साथ साथ ही अपने पास कुछ मैकेनिज्म होती है डिजीज से फाइट करने की। और एक अपन बर्थ के बाद में एक्वायर करते हैं, वैक्सीनेशन, बहुत सारे तरीके होते हैं, अपन आगे चैप्टर में देखेंगे। उसे हम कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। इसको अपन अगले टॉपिक में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। तो देखो, इम्यूनोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इम्यूनो और लॉजी। लॉजी का मतलब लॉगस, लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी। तो ऐसी ब्रांच जिसमें अपन इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, इम्यूनोलॉजी। तो क्या है, द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम इज नॉन एज इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो देखो, सिस्टम जब भी अपन यूज करते हैं तो सिस्टम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑर्गन जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करे। हाँ, उसके साथ में कुछ सेल, कुछ टिश्यू भी हो सकते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क या एक पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करे, उसे अपन क्या कहते हैं, सिस्टम। अब यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है वो अपना क्या करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा। क्या प्रोवाइड करवाएगा, इम्यूनिटी। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, सेल और टिश्यू विच हेल्प अस टू डेवलप एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। ऐसा ग्रुप जो अपन को क्या करे, डिजीज से फाइट करने में हेल्प करे, ऐसे ग्रुप को अपन क्या कहेंगे, इम्यून सिस्टम। उस ग्रुप में कुछ सेल्स, कुछ टिश्यू और कुछ क्या होंगे, ऑर्गन भी होंगे। जो सेल होती है वो कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, ब्लड के अंदर तीन टाइप की सेल्स होती है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स, और थ्रोम्बोसाइट या जिसे अपन प्लेटलेट्स भी कहते हैं, वो होती है। उनमें से जो डब्ल्यूबीसी होती है वो अपन को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन। कुछ ऑर्गन भी होते हैं जो इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। कौन कौन से, बोन मेरो। आपको बता देता हूं बोन मेरो क्या होता है। बोन जो होती है उसके अंदर एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को क्या कहते हैं, बोन मेरो। नेक्स्ट है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होता है, बॉडी के कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जहां पे लिम्फ ज्यादा इकट्ठा होता है। लिम्फ को भी आपको डिटेल में एक चैप्टर में समझाएंगे। तो वहां पे लिम्फ ज्यादा इकट्ठा होता है। अभी आपको इसका एक एग्जांपल बताते हैं। अपने गले में जो टॉन्सिल्स होते हैं वो बेसिकली एक तरह के किसके एग्जांपल है, लिम्फ नोड के, जो अपन को थ्रोट में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं तो उससे फाइट करने में हेल्प करते हैं।
थाइमस एक तरह की अपने एंडोक्राइन ग्लैंड होती है अपनी बॉडी में, जो चेस्ट रीजन में होती है। ये भी एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। थाइमस के बारे में और डिटेल में अपन एंडोक्राइन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लीवर। आप सब जानते हैं ये भी अपन को क्या करती है, बैक्टीरिया वगैरह से बचाने में काम करती है। टिश्यू दो ऐसे टिश्यू है बॉडी में जो अपन को क्या प्रोवाइड करवाते हैं इम्यूनिटी, एक है लिम्फ और एक क्या है, ब्लड। तो आप इन सबको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इनेंट इम्यूनिटी। इनेंट इम्यूनिटी क्या होती है, ये एक तरह की इनबॉर्न इम्यूनिटी है जो बर्थ के समय अपने पास होती है। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच कंटेन ऑल दोज डिफेंस मैकेनिज्म विथ विच एन ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न। एक ऑर्गेनिज्म के पैदा होते समय या बर्थ के समय उसके पास जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है पैथोजन से बचने के लिए, वो सारी डिफेंस मैकेनिज्म क्या कहलाती है, इनेंट इम्यूनिटी। ठीक है, इनेंट इम्यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। सबसे पहली पॉइंट है कि इनेंट इम्यूनिटी कब होती है, जब एट द टाइम ऑफ बर्थ। ऐसा नहीं है कि बर्थ के समय ही होती है, मतलब बर्थ के समय से ही होती है, पूरी लाइफ रहती है। सेकेंड है इट इज ए नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। देखो नॉन स्पेसिफिक वर्ड को समझो। जैसे मान लो अगर मुझे पोलियो की वैक्सीन दी जाए तो वो मुझे किसके टुवर्ड्स में इम्यून करती है, कि मुझे पोलियो की डिजीज नहीं होगी। लेकिन इनेंट इम्यूनिटी इस तरीके से बिहेव नहीं करती, वो सारे पैथोजन के लिए काम करती है, मतलब सारे पैथोजन से फाइट करती है और एक ही तरीके से फाइट करती है। चाहे मलेरिया का पैथोजन आएगा तो भी वो उसी तरीके से फाइट करेगी, और कोई पैथोजन आएगा तो भी उसी तरीके से फाइट करेगी। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ पैथोजन से वो अपनी बॉडी को बचा पाती है और कुछ को नहीं, लेकिन उसका जो वे ऑफ रिस्पॉन्स होता है वो पैथोजन को देखकर अलग अलग नहीं होता। सारे पैथोजन के लिए एक जैसा ही रिस्पॉन्स होता है। इसको क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नेक्स्ट है इट इज ए नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल मतलब कोई सिंथेटिक या आर्टिफिशियल या कुछ करने के बाद ये नहीं आई, अपने बर्थ के साथ ही थी, तो ये क्या कहलाएगी, नेचुरल इम्यूनिटी। इट फॉर्म फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब इस वर्ड को समझे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का क्या मतलब है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब होता है कि जब भी कोई पैथोजन अपनी बॉडी में एंटर करेगा तो इनेंट इम्यूनिटी ही पहला रिस्पॉन्स देगी। मतलब पहली फाइट कौन करेगी, इनेंट इम्यूनिटी। मतलब किसी भी पैथोजन को बॉडी में एंटर करने से रोकना, उसे ग्रो करने से रोकना, उसके टुवर्ड्स में रिस्पॉन्स देना, ये सबसे पहला काम किसका होता है, इनेंट इम्यूनिटी का। इवन एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रेजेंट हो तो भी पहले कौन काम करती है, इनेंट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड की अगर नीड हो तब वो काम करती है। जैसे मान लो स्किन जो होती है वो इनेंट इम्यूनिटी में आती है, उससे कोई भी पैथोजन एंटर नहीं कर पाता, तो ये हमेशा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई सर्टेन पैथोजन पे स्किन अंदर जाने देती है और फिर दूसरों की मदद लेती, ऐसा नहीं है। तो जो पहली फाइट जो होगी वो हमेशा कौन करेगी, इनेंट इम्यूनिटी। नेक्स्ट है कि इनेंट इम्यूनिटी किन किन वजह से होती है, तो फिजिकल, केमिकल, सेलुलर बैरियर, फीवर, इन्फ्लामेशन, ये कुछ फैक्टर की वजह से होती है, जिसे अपन अगले क्वेश्चन में अच्छे से देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन ऑल द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनेंट इम्यूनिटी। तो देखो इनेंट इम्यूनिटी जो होती है इनबॉर्न होती है और इन फैक्टर की वजह से होती है। वन बाय वन देखते हैं। पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर ऐसा समझ लीजिए कि किसी चीज के बीच में किसी चीज का बैरियर बना देना। इसको ऐसा समझो जैसे मान लो कि अपना घर जो है, वो जो घर है वो एक तरह का फिजिकल बैरियर है। उस फिजिकल बैरियर की वजह से कोई भी चीज अपनी वॉल को क्रॉस करके अपने पास नहीं आ जाती। तो फिजिकल बैरियर एक ऐसा बैरियर होता है जो एंट्री को ब्लॉक करता है, मतलब इससे होकर पैथोजन अंदर नहीं आ सकते। स्किन जो है वो बेसिकली एक क्या है, फिजिकल बैरियर है। तो कोई भी पैथोजन अपने स्किन से होकर अंदर नहीं जाता। वो कैसे एंटर करता है, या तो एयर के साथ अपन रेस्पिरेशन करते हैं तो अंदर चला जाता है, या खाना खाते हैं तो उससे अंदर चला जाता है, या फिर वाटर के थ्रू अंदर चला जाता है। तो किसी और मोड से अंदर जा सकता है, वो स्किन से नहीं जा सकता, क्योंकि स्किन क्या करती है, रास्ता ही क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे सारे पैथोजन ऐसे सारे बैरियर जो पैथोजन की एंट्री को ब्लॉक करे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को ब्लॉक करे, उसे अपन क्या कहेंगे, फिजिकल बैरियर। इसमें कौन कौन से आएंगे, स्किन में आपको बता चुका हूं। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन, सीलिया और फ्लैजिला भी आते हैं।
म्यूकस मेम्ब्रेन अपने नोज में होती है, नोज में अंदर की तरफ ऐसे चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, स्टिकी सब्सटेंस, जिसकी वजह से जब एयर और डस्ट पार्टिकल अंदर जाते हैं तो डस्ट पार्टिकल को चिपका लेती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अपनी बॉडी पे वो सरफेस पे चिपका लेती है। तो ये एक तरह का कैसा है, बैरियर है, इसको भी पैथोजन क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो ये एक तरह का म्यूकस मेम्ब्रेन। सीलिया फ्लैजिला क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इनर लाइनिंग पे होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन जिस पाइप से होकर एयर अंदर जाती है जिसको ट्रैकिया कहते हैं, उसकी सरफेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो भी पैथोजन को अंदर जाने से रोकते हैं। तो बेसिकली फिजिकल बैरियर क्या करता है, पैथोजन की एंट्री को ब्लॉक करता है। उसके बाद आता है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर में केमिकल्स आते हैं। अब ये केमिकल्स क्या करते हैं, या तो पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उनको ग्रो करने से रोकते हैं। कुछ एग्जाम्पल पैथोजन के देखते हैं, जैसे एसिड, जो एसिड सिक्रेट होता है अपने स्टमक में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइना में भी एसिड सिक्रेट होता है। तो फीमेल के वेजाइना में जो एसिड सिक्रेट होता है वो, और स्टमक में जो एसिड सिक्रेट होता है वो दोनों ही क्या करते हैं, जैसे ही पैथोजन उसको क्रॉस करके जाने लगते हैं तो वो जो एसिड है वो पैथोजन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे अपन जब फूड खाते हैं तो फूड के साथ हो सकता है कुछ पैथोजन अंदर चले गए, तो स्टमक में HCl डाइजेस्टिव फंक्शन तो परफॉर्म करता ही है, उसके साथ साथ उसका एक काम ये भी होता है कि जो फूड में जो बैक्टीरिया है उन बैक्टीरिया को भी वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और कौन कौन से केमिकल्स है, सलाइवा, टीयर्स, इनमें भी लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम होता है जो क्या करता है कि सलाइवा के अंदर, सलाइवा जो होती है वो डाइजेशन में हेल्प करती है, उसके साथ साथ माउथ की क्लीनिंग का भी काम करती है। तो जैसे ही सलाइवा रिलीज होती है उसके साथ लाइसोजाइम भी निकलता है और वो माउथ के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उनको क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। ठीक ऐसे कैसे टीयर्स जो निकलते हैं आंखों से, उसमें भी क्या होता है, लाइसोजाइम, जिससे आई की क्या होती है, क्लीनिंग होती रहती है। यही टीयर्स का मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट है सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर मतलब इस तरह के बैरियर में कौन काम करेगा, सेल्स काम करेगी। अब ये सेल्स जो होती है या तो पैथोजन को कंज्यूम कर जाती है या पैथोजन की ग्रोथ को क्या कर देती है, रोक देती है। दोनों ही काम कर सकती है, लेकिन करेगी कौन, सेल करेगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेल्यूलर बैरियर। कौन कौन सी सेल हो सकती है, मैक्रोफेज हो सकती है, WBC में से अपने मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स हो सकती है। तो मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों, और साइटोटॉक्सिक सेल। पर ये ऊपर वाली जो तीनों सेल है ये क्या करती है, फेगोसाइट होती है, मतलब जो पैथोजन या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उसको कंज्यूम करने का काम करती है, उसको खाई जाती है। और जबकि साइटोटॉक्सिक सेल, जिसको नेचुरल किलर सेल भी कहते हैं, ये जो सेल होती है ये क्या करती है, जो इन्फेक्टेड सेल हो गई है, मतलब ऐसी सेल जिसमें पैथोजन एंट्री कर चुका है, उन सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि और इन्फेक्शन या और वो पैथोजन स्प्रेड ना हो। ठीक है, तो ये किस में आता है, अपने सेल्यूलर बैरियर में। नेक्स्ट है फीवर और इन्फ्लामेशन। सपोज करो कि इन तीनों बैरियर को क्रॉस करके भी पैथोजन अंदर चला जाए, तो अब क्या करेंगे, तो ऐसे केस में बॉडी क्या करती है, फीवर और इन्फ्लामेशन की मदद से पैथोजन को फैलने से रोकती है। अब उसको वो डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकती, लेकिन फैलने या ग्रोथ करने से रोकती है। फीवर में क्या होता है, अपना बॉडी अपना टेम्परेचर रेज कर लेता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा लेता है। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, उसमें पैथोजन जो होंगे वो ग्रो नहीं कर सकते, और या फिर उनकी पैथोजन के ग्रो करने की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे बॉडी को टाइम मिलेगा रिकवर करने का। एक और चीज होती है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या करती है कि जो सेल इन्फेक्टेड हो चुकी है वो क्या करती है, आसपास वाली सेल को मैसेज सेंड करती है कि भाई पैथोजन की एंट्री हो चुकी है, तो वो उनको प्रिवेंट करने का काम करती है, उनको सिग्नल देती है कि आप बच जाओ। या फिर एक और काम क्या कर सकती है वो, कि इन्फ्लामेशन की वजह से वो जो फैगोसाइटिक सेल जो अपन ने पढ़ी थी, उन फैगोसाइटिक सेल को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ताकि वो उस पर्टिकुलर जगह पर आए और इन्फेक्शन या उन पैथोजन को क्या कर दे, दूर कर दे। तो ये सारे मोड ऑफ एक्शन सारे पैथोजन के लिए एक जैसे ही रहते हैं, इसीलिए इनेंट इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और ये 24 आवर्स चलते रहते हैं, और इसी वजह से ह्यूमन बॉडी हमेशा क्या रहती है, सेफ रहती है। तो ये सब आप नोट कर लीजिए, या इनेंट इम्यूनिटी अपने कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक तो थी इनेंट इम्यूनिटी जो बर्थ के साथ आती है, दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो बर्थ के बाद में आती है, अपना आप नहीं आती,
एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब एक्वायर करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। अब इसको कैसे लेंगे वो अभी अपन देखेंगे। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। इट इज ऑल्सो नोन एज एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब एक पर्सन एनवायरमेंट और पैथोजन के टुवर्ड्स एडेप्ट होके भी ये इम्यूनिटी ले सकता है। और दूसरा स्पेसिफिक इम्यूनिटी, बोले तो ये तरह की इम्यूनिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए काम करेगी। इसको भी अभी अपन आगे डिस्कस करते हैं। इट इज ऑब्टेन आइदर फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन और इंट्रोडक्शन बाय रेडीमेड एंटीबॉडी। इसको समझते हैं। एंटीजन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं, फिर आगे करते हैं उसको। एंटीजन बोले तो ऐसे सब्सटेंस जो फॉरेन थिंग्स होती है, जो बाहर से पैथोजन के साथ में आती है और जिसकी वजह से बॉडी आइडेंटिफाई करती है कि हाँ ये पैथोजन है। ठीक है। एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीबॉडी क्या होती है? वो स्ट्रक्चर या वो सब्सटेंस जो उन एंटीजन को खत्म करने के लिए बॉडी प्रिपेयर करती है, उनको अपन क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। अभी और डिस्कस करेंगे। तो एक्वायर्ड में क्या करते हैं? या तो बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाना सीखती है उस पर्टिकुलर पैथोजन के टुवर्ड्स में, या फिर अपन रेडीमेड पहले से बन बनाई एंटीबॉडी को यूज करते हैं। इस दोनों को मैं समझाता हूं। जैसे पोलियो की वैक्सीन देने पर, पोलियो आप सब जानते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, जो पोलियो की वैक्सीन जो होती है वो वैक्सीन करने के बाद अपनी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाना सीखी है। तो अब अपन को पूरी लाइफ में कभी भी वापस पोलियो नहीं हो सकता। जबकि मलेरिया या कोई बीमारी होने पे, जैसे मलेरिया हो रखा है मेरे को और मैं जो टेबलेट परचेज करके लेता हूं वो बेसिकली रेडीमेड एंटीबॉडी ली मैंने, और वो रेडीमेड एंटीबॉडी सिर्फ 1 टाइम काम करेगी और 1 टाइम काम करेगी। तो इस तरीके से जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, या तो उसमें अपन एंटीबॉडी बनाना सीखते हैं या फिर बाहर से बन बनाई एंटीबॉडी को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। इट इज अ स्पेसिफिक इम्यूनिटी एज इट वर्क अगेंस्ट अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीजन। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीजन के टुवर्ड्स में ही काम करती है। ऐसा नहीं है कि सब, जैसे मान लो पोलियो का वैक्सीन लगाया तो अब ऐसा नहीं है कि मुझे जिंदगी में कोई भी बीमारी नहीं होगी क्योंकि मुझे पोलियो का वैक्सीन लगाया हुआ है। ऐसा नहीं, मुझे अब सिर्फ पोलियो नहीं होगा। या मान लो मुझे कोई बीमारी हो रखी थी और मैंने टेबलेट खाई तो मुझे अब सिर्फ उस बीमारी का इलाज होगा, वो बीमारी सही हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी में जो भी बीमारी हो रखी थी सब सही हो जाएगी। तो ये स्पेसिफिक होती है, जबकि इनहेरेंट कैसी थी? नॉन स्पेसिफिक थी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो 2 तरीके से काम करती है। या तो वो एंटीबॉडी बनाती है जो कि हमेशा होगा ही होगा, जिसे कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, या फिर ये एंटीबॉडी जाकर बॉडी में कुछ नई तरह की सेल को प्रोड्यूस करवाना शुरू करती है, स्पेसिफिक सेल से इम्यूनिटी करवाती है। इसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये दोनों टॉपिक आपकी बुक में ज्यादा नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। नेक्स्ट है, देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। 2 तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। इसको मैं एक अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो कि मेरे घर के पास कोई रहता है और किसी कारण से उसको खाना या किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो मेरे पास आता है कि मुझे खाना बनाने में या खाना चाहिए मुझे। तो मैं 2 तरीके हैं मेरे पास, जितने दिन उसको रिक्वायर्ड हो उतने दिन मैं बन बनाया खाना उसको देता रहूं, या फिर मैं उसको अपने पास बैठाकर खाना बनाना सिखा दूं। अब दोनों में क्या होगा? अगर मैं उसे खाना बनाना सिखा देता हूं तो अब जिंदगी में उसको वो प्रॉब्लम वापस फेस नहीं करनी पड़ेगी। जब भी उसको नीड होगी वो खाना खुद बना सकता है, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने खाना बनाना सीख लिया है। और दूसरे वाले केस में अगर मैं उसे खाना बनाकर खुद ही देता जाऊं तो जब तक वो मेरे पास रहेगा वो खाना खाता रहेगा। जैसे ही वो मेरे पास से चला जाएगा फिर उसे कोई ऐसा चाहिएगा जो उसे खाना बना के दे। ये खाना ही एंटीबॉडी है। या तो अपन एंटीबॉडी बनाना सीख सकते हैं या रेडीमेड एंटीबॉडी यूज कर सकते हैं। तो अगर एंटीबॉडी बनाना सीख जाए तो इसको कहते हैं एक्टिव, और अगर रेडीमेड यूज करते हैं तो इसे कहते हैं पैसिव। अब क्वेश्चन उठता है कि यही नाम क्यों, एक्टिव और पैसिव क्यों? तो जब एंटीबॉडी बनाना सीखते हैं तो अपना इम्यून सिस्टम खुद ये लर्न करता है, खुद पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? एक्टिव। जबकि पैसिव वाले में अपनी बॉडी कुछ भी नहीं कर रही, वो तो बस ऐसे ही है। बाहर से जो एंटीबॉडी आई है वो काम कर रही है, तो अपनी बॉडी ने तो कुछ किया नहीं,
अपनी बॉडी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पैसिव। ठीक है, जैसे अपन को इंग्लिश में सिखाते हैं कि राम लिखता है, तो इसमें राम कैसा है, राम खुद काम कर रहा है, तो राम एक्टिव है। अब मैं कहूं कि पेन से लिखा जा रहा है, तो पेन खुद थोड़ी लिख रहा है, पेन से लिखा जा रहा है मतलब पेन को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो एक्टिव वो होती है जिसमें खुद बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, जबकि पैसिव में अपन क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी को यूज करते हैं। तो टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन विच होस्ट इम्यून सिस्टम, होस्ट बोले तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें पैथोजन आ रहा है, होस्ट इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन। और इसमें क्या होगा, टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन विच होस्ट इम्यून सिस्टम डज नॉट पार्टिसिपेट, रेडीमेड एक्सटर्नल एंटीबॉडी आर इंट्रोड्यूस, वो ली जाती है बाहर से। अब इन दोनों में फर्क क्या आएगा, और ये इफेक्टिव होगी और लॉन्ग लास्टिंग होगी, हो सकता है पूरी लाइफ रहे, जबकि ये क्या होती है, लेस इफेक्टिव। और कब काम करती है, उसी समय जिस समय अपन ने ली, मान लो मुझे कोई बीमारी हुई और मैंने टैबलेट खाई तो वो उस समय सही हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मुझे अब कभी भी नहीं होगी, 2-3 महीने बाद हो सकता है मुझे फिर से बीमारी हो जाए, लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा। इस वाले केस में एक बार इम्यूनिटी ने काम किया तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, हो सकता है पूरी लाइफ भी रहे। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। अब ये क्या होता है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बोले तो, जब बॉडी ने एंटीबॉडी बनाना सीख लिया तो वो पहली बार थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन जब अगली बार उसे नीड होती है तो वो याद करती है कि हाँ पहली बार कैसे एंटीबॉडी बनाई थी, और जल्दी से एंटीबॉडी बनाती है और उस पैथोजन को खत्म कर देती है। ये चीज एक्टिव वाले में होती है, जबकि पैसिव वाले में बॉडी ने तो खुद ने कुछ किया नहीं था तो उसे कुछ भी याद नहीं होता, तो अगली बार बीमारी होगी तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और वो रेडीमेड एंटीबॉडी फिर खानी पड़ेगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन, इसका कोई भी टैबलेट, किसी भी डिजीज की टैबलेट लिख सकते हैं। और डिप्थीरिया और टिटेनस, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये 2 ऐसे वैक्सीन है जो किस में आते हैं, पैसिव इम्यूनिटी में आते हैं। तो ये आप अच्छे से सब नोट कर लीजिए। अभी तक के चैप्टर में अपन ने 2 वर्ड बार बार सुने, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। तो अपन देखते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी होते क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो एक तरह की नहीं होकर कितने तरह की होती है, 5 तरह की। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये 2 जो होती है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स से रिलेटेड होती है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो होते हैं वो बेसिकली इनेंट इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं और फेगोसाइटिक नेचर की होती है और पैथोजन और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर जाती है। लिम्फोसाइट जो होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड होती है। ये लिम्फोसाइट भी 2 तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट वाली जो होती है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और टी लिम्फोसाइट वाली सेल खुद जाकर पैथोजन से लड़ती है। इसीलिए बी लिम्फोसाइट वाला मेथड क्या कहलाता है, ह्यूमरल, जबकि टी लिम्फोसाइट वाला मेथड क्या कहलाता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बोले तो सेल की वजह से इम्यूनिटी। ठीक है, अब अपन आते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी पर। तो देखो एंटीजन क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, आउटर पैथोजन और सब्सटेंस। जो बाहर से पैथोजन आते हैं या तो वो खुद पूरे के पूरे या उनका कोई प्रोडक्ट या उनकी कोई स्ट्रक्चर विच इवोक एन इम्यून रेस्पॉन्स, जो क्या करता है, इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। जब वो उसके अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं, उससे अपन क्या कहते हैं, एंटीजन। ये एंटीजन जब एक बार बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो ये इन बी लिम्फोसाइट जो अभी अपन ने पढ़े, इन बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं और इनको प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। और एंटीबॉडी क्या होते हैं, दीज आर द प्रोटीन प्रोड्यूस विद इन द बॉडी बाय प्लाज्मा सेल अगेंस्ट द एंटीजन। प्लाज्मा सेल जब एक्टिवेट होती है, जब वो जो प्रोटीन प्रोड्यूस करती है किनके टुवर्ड्स में, एंटीजन को खत्म करने के टुवर्ड्स में, वो प्रोटीन क्या कहलाती है, एंटीबॉडी। मतलब एंटी बोले तो अगेंस्ट, बॉडी बोले तो किसी बॉडी के अगेंस्ट। किस बॉडी के अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट। और ये जो प्रोड्यूस होते हैं ये कौन प्रोड्यूस करती है, बी लिम्फोसाइट। और एंटीबॉडी जो होते हैं वो आइदर क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देती है एंटीजन को, या फिर टी लिम्फोसाइट को क्या करती है, अट्रैक्ट करवाती है ताकि वो आकर उसका क्या करे, खात्मा करे। तो इस तरीके से अपने एंटीजन और एंटीबॉडी का कंसेप्ट भी हो जाता है। तो एंटीजन तो बाहर से आने वाले सब्सटेंस को कहते हैं या उसके किसी प्रोडक्ट को कहते हैं, और एंटीबॉडी
उस एंटीजन को खत्म करने के लिए जो अपनी बॉडी प्रिपेयर करती है उसको क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। इस तरीके से इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। पार्ट सेकंड में अपन एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में और डिटेल में देखेंगे, उनके टाइप, उनके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो बच्चों खूब अच्छे से पढ़िएगा, बार बार इसे वीडियो को देखिए और खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।